हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसमें हम आज के टॉपिक में विद्युत ऊर्जा को डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसके कौन कौन से फॉर्मूले निकल के आते हैं, मात्रक क्या होता है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा खर्च होती है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है या वह विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी डेफिनेशन दी गई, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी तार या चालक में जब हम करंट यानी विद्युत आवेश प्रवाहित करेंगे, यानी जब धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो धारा कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि हम मान लेते हैं किसी तार में, तार से यानी किसी करंट को प्रवाहित करते हैं, तो उससे हम कुछ बल्ब जलाते हैं, पंखे जलाते हैं या लाइट जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ऊर्जा क्या होती है, खर्च ही तो होती है। तो वही जो करंट प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा जिस रूप में भी हम लोग खर्च करते हैं उसे ही हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आप लोगों ने देखा, हम लोग बल्ब जला के उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, पंखे चलाते हैं तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके जो भी हम ऊर्जा खर्च करते हैं उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप लोग इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके फॉर्मूले की बात कर लें कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो, अब जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास विभवांतर भी होना चाहिए। यही लिखा है कि चालक के सिरों के बीच अगर विभवांतर V वोल्ट हो तो Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या खर्च विद्युत ऊर्जा। अब आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो कार्य होगा वही ऊर्जा के रूप में होगा। यानी हमें क्या करना है, एक आवेश को क्या करना है, Q कूलाम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे से तक ले जाना है। जब एक चालक का जो आवेश होगा यानी जो Q कूलाम आवेश होगा, जब वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा तब जाके उसमें विद्युत ऊर्जा होगी, और उसी को ले जाने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वही हमारी क्या होगी, विद्युत ऊर्जा होगी। तो जो कार्य ही होगा वही हमारी ऊर्जा होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है W बराबर V गुणे Q। यहाँ पे W हमारा कार्य या ऊर्जा हो जाएगी, V हमारा विभवांतर हो जाएगा और Q हमारा आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा का जो मात्रक निकल के आएगा वो आपका आएगा, ऊर्जा का जो मात्रक आएगा वो आपका जूल आएगा। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम इस जो हमारा कार्य या ऊर्जा का जो फॉर्मूला आया हुआ है इसको हम अगर धारा और समय के पदों में व्यक्त करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि चालक में I एम्पीयर की धारा, यहाँ पे I एम्पीयर की धारा T समय तक प्रवाहित की जाए तो उसमें उपस्थित आवेश Q बराबर IT। ये फार्मूला हमने आपको पहली क्लास में बताया था, आवेश का Q बराबर IT। जब I एम्पीयर की धारा T समय तक प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या आएगा, आवेश आएगा। तो उस आवेश का Q बराबर फार्मूला क्या होता है, IT। अब इस फार्मूले से Q बराबर जो हमारा IT, यहाँ पे Q बराबर जो हमारा IT है, यहाँ से हम IT का क्या करेंगे, Q का वैल्यू जहाँ पे Q लिखा हुआ है वहाँ पे हम IT रख देंगे। तो इस फार्मूले में जहाँ पर Q है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, IT। तो यहाँ पे हम Q बराबर IT रखने पर, तो इसलिए इस जगह पे Q रखेंगे, Q की जगह पे IT, तो ये हो जाएगा VIT हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारा ऊर्जा का निकल के आएगा ये विभवांतर व धारा के पदों में होगा। तो आप कभी से आप लोगों से कभी पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला विभवांतर व विद्युत धारा के पदों में लिखिए, तो आपको यहाँ तक करना होगा। फिर यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि सिरों के मध्य विभवांतर V, हमने बताया था कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर क्या था, V था, और प्रतिरोध अगर चालक के सिरों के बीच में R हो तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो जहाँ पर अब हमारा V होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे, वहाँ पर हम रखेंगे IR रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, V की जगह पर हम IR रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे W लिखा, W उतार दिया, V की जगह पे हमने क्या लिखा है, देख सकते हैं V की जगह पे हमने IR लिखा है, और T की जगह पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे IT है तो IT यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे I गुणे I हो जाएगा तो ये I स्क्वायर हो जाएगा और RT हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा वह धारा व प्रतिरोध के पदों में होगा। ठीक है, यही आपका जूल का तापन नियम भी है। तो ये किसका नियम है, ये जूल का तापन नियम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जूल का तापन नियम यही फॉर्मूला है, तो याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहीं से आपका जूल का तापन नियम भी बनेगा। इसके पहले जूल के तापन नियम को डिस्कस करने से पहले हम इसी फॉर्मूले से डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एक चेंज और करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देख लीजिए, यदि I बराबर V बटे R हो, यानी जहाँ पर I रखा है वहाँ पे हम क्या रखें, V बटे R, क्योंकि ये ओम के नियम से आएगा। जैसे V बराबर
आई आर आया था, वैसे आई बराबर निकालेंगे तो वी बटे आर हो जाएगा। तो जहाँ पर आई है वहाँ पे हमने वी बटे आर रखा, तो आई का स्क्वायर है तो इस प्रकार से यहाँ पे वी का और आर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमने आई की जगह पे वी बटे आर रखा, स्क्वायर कर दिया। अब वी का स्क्वायर खोलेंगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह आर का स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और गुणे में कितना है आर टी है, आर टी लिख दिया। ऊपर से एक आर और नीचे से एक आर कट जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा वी स्क्वायर टी बटे आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक और ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये आपको नोट कर लेना होगा। ये आपका विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में होगा। ठीक है, अब जूल के तापन नियम को डिस्कस करेंगे यहाँ से। तो जूल का तापन नियम, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उन्हीं के अनुसार जूल का तापन नियम बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जूल के तापन नियम का पॉइंट यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा, ये जो हमारी ऊष्मा है वो किस पर निर्भर कर रही है, करंट पर निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है और समय पर निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी जो ऊर्जा जो है उस चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसके स्क्वायर मतलब वर्ग के क्या है, समानुपाती। समानुपाती मतलब बराबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऊर्जा जो है वो धारा के समानुपाती हो गया। तो ये पहला जूल के तापन नियम का पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो ऊष्मा होगी यही किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा होगी, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें बात ये होगी, ऊष्मा जो होगी प्रतिरोध के समानुपाती होती है। यानी जो प्रतिरोध होगा इसके भी समानुपाती होगा, इसमें धारा के वर्ग के था और यहाँ पे प्रतिरोध के क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे W प्रोपोर्शनल R लिख लेंगे। फिर जूल के तापन नियम का लास्ट पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जो ऊष्मा होगी वो ताप के समानुपाती होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊष्मा है या ऊर्जा है वो ताप के भी समानुपाती है। तो यहाँ पे ऊष्मा को हमने ताप के समानुपाती कर दिया। अब इन्हीं तीनों नियमों को अगर हम मिला देंगे तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा से हमने जूल का तापन नियम भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके बाद आप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, इसको भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसे हम तापीय प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी तार में या किसी चालक में जब हम विद्युत धारा यानी करंट प्रवाहित करते हैं तो उस जो तार होता है उसका जो क्या होता है, करंट प्रवाहित करने के कारण उसका ताप बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाए। आप लोगों ने देखा बल्ब देखा है, बल्ब क्या होता है, टंगस्टन के तार का बना होता है। जब उसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो जो टंगस्टन का तार होता है वो देखिए गर्म हो जाता है और गर्म होकर काफ़ी हीट करने लगता है। तो वही क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव होता है, जिसकी वजह से वस्तुएं या चालक तार जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, गर्म करने के बाद प्रकाश ऊर्जा देने लगते हैं। वही हमारा होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माना किसी चालक में खर्च हो जाए और जो ऊष्मीय प्रभाव होगा वो ऊर्जा के बराबर ही होगा। तो जो हमने पीछे फॉर्मूला डिस्कस किया था W बराबर VIT और इसका मात्रा क्या था, जूल। फिर यहाँ पे यह ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा हमारी होगी, जो हमारी ऊर्जा थी वही ऊष्मा के रूप में होगी, तथा ऊष्मा की माप हम कैलोरी में की होती है। कहने का मतलब है कि जो ऊष्मा की जो हम माप करेंगे वो कैलोरी में करेंगे, अर्थात जो हमारा ऊर्जा का फॉर्मूला आएगा उसमें क्या करेंगे, अगर हम जूल को कैलोरी में चेंज कर दें तो वो हमारी ऊष्मा हो जाएगी। यानी जो जितने भी हमारे ऊर्जा के फॉर्मूले हैं जो कि जूल में दिए होते हैं, अगर हम उस जूल को कैलोरी में बदल दें तो वो हमारी ऊष्मा हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक फैक्ट देख लीजिए, लिखा है कि जो एक कैलोरी बराबर होता है वो 4.2 जूल होता है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 4.2 नहीं होता है, लगभग होता है वो 4.18 जूल होता है, जिससे हम लोग 4.2 जूल मान लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम 1 जूल की वैल्यू निकालें, यानी 1 जूल की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4.2 जो है हमारा वो हमारा कैलोरी के बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 जूल की वैल्यू निकाली तो ये जो 4.2 था वो कैलोरी के बट्टे में आ गया, यानी 1/4.2 कैलोरी हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी हमारा 1 जूल होगा अगर उसको कैलोरी में बदलना है तो 1/4.2 कर देंगे और वो हमारा कैलोरी में बदल जाएगा। यानी अब जितने भी हमारे ऊर्जा के फॉर्मूले होंगे उसमें जूल को हटा के वहाँ पर हम 1/4.2 कैलोरी लिख सकते हैं, वो हमारे सारे ऊष्मा के फॉर्मूले हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने करके भी दिखाया हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि पहला फार्मूला उष्मा का, अब इसे एच लिखेंगे, क्या होगी, जो ऊर्जा होगी जो कि जूल में दी होगी, उष्मा हमारी ऊर्जा के बराबर ही होगी, बस जो जूल में होगी उसको कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, यानी इसका मतलब डिवाइड कर देंगे, जितने भी जूल वाले होंगे उन्हें कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से हम भाग लगा देंगे। तो ऊर्जा का फार्मूला आपने देखा था कि VIT होता था जो कि जूल में, अगर इसे हम उष्मा निकालेंगे यानी H बराबर निकालेंगे तो इस VIT को हम 4.2 से भाग कर देंगे, तो ये जो जूल हमारा होगा वो कैलोरी में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी उष्मा का फार्मूला हो चुका है, बस इसमें 4.2 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम फार्मूले में अगर V बराबर IR रख दें तो जहाँ पर V है वहाँ पे IR रखेंगे तो ये IR और I गुणा करके I² RT बन जाएगा, जो कि हमने पिछले भी किया था। तो यहाँ भी जो जूल होगा वो भी हट जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 4.2 लगा रखा है। फिर यहाँ पे फार्मूले में I बराबर V/R करेंगे, तो I बराबर V/R भी हमने पीछे किया था, यहाँ पे I है, यहाँ पे V/R रखेंगे तो V का स्क्वायर हो जाएगा और R का भी स्क्वायर हो जाएगा, R कट जाएगा तो बचेगा V² अपॉन नीचे 4.2 और ये R। तो ये सारे आपके उष्मा के फॉर्मूले हो जाएंगे। करना क्या होगा, आपको जूल को आपको उष्मा में बदलने, कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी उष्मा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक की तरफ होगा, विद्युत शक्ति के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम विद्युत शक्ति यानी इसे विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब तो डिफिनेशन की बात करें, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय या खर्च होने की जो भी दर होगी उसे हम विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी जितने भी समय में जितनी भी ऊर्जा खत्म होगी, यानी किसी फिक्स समय में जितनी भी ऊर्जा खत्म होगी या क्षय होगी उसे ही हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। तो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय या खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करेंगे हम लोग, और इसका जो मात्रक होता है वाट होता है। अगर अंग्रेजी में अगर हमको वाट लिखना होगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, तो ठीक है, कभी कभी लिख देते हैं खाली W बना देते हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझिए कि वो वाट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पर V बना दे तो वो वोल्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ये भी फार्मूले की बात करें तो विद्युत शक्ति यानी P बराबर होगा, जो क्षय होगी हमारी ऊर्जा उसे विद्युत ऊर्जा को ऊपर रखेंगे और जितने समय में क्षय होगी उस समय को नीचे रखेंगे, तो P बराबर हमारा W/T आ जाएगा। इसका एक अन्य मात्रक और होता है, W हमारा जो कार्य होता है या ऊर्जा होती है उसका मात्रक जूल लिखेंगे, और T हमारा समय होता है उसका मात्रक सेकंड लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा विद्युत शक्ति का एक मात्रक और आ जाएगा, जो कि हमारा होगा जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम चेंजेस करने वाले हैं। W बराबर VIT रखेंगे, जो कि आप लोगों ने देखा था, अभी हमने पिछली जगह पे देखा भी हुआ है कि W बराबर हमने VIT रखा था। तो जहाँ पर W है वहाँ पे हम VIT रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस W की जगह पर VIT रखेंगे तो यहाँ पे T और T नीचे से कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, P बराबर हमारा VI बचेगा। तो ये हमारा सामर्थ्य का जो कि होगा एक सेकंड फार्मूला हो जाएगा, ये फर्स्ट फार्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, V बराबर फिर से यहाँ पे IR रखेंगे, तो जहाँ पर V है वहाँ पे हमने क्या रख दिया, IR रख दिया, और साथ में क्या है, I है तो यहाँ पे I भी है, I गुणा होकर ये I²R हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम इस फार्मूले को कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम फिर से चेंजेस करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। अब फार्मूले में हम I बराबर V/R रखेंगे, जो कि हमने कर भी रखा है। तो I की जगह पे V/R करिए तो यहाँ पे V का स्क्वायर हो जाएगा और R का भी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे I का स्क्वायर की बात हुई। तो I की जगह पे हमने V/R रखा और इनका स्क्वायर भी कर दिया, तो एक R और एक R नीचे कट जाएगा, तो हमारा जो फार्मूला आएगा निकल के वो P बराबर आएगा V²/R आएगा। ठीक है, तो इतना ये हमारा यहाँ पे विद्युत शक्ति यानी विद्युत सामर्थ्य हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो कि बचा हुआ इसे भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 1 किलोवाट घंटा के और जूल में संबंध की बात करेगा, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत ऊर्जा के कुछ व्यवहारिक मात्रकों की बात कर लें, तो विद्युत ऊर्जा का जो पहला व्यवहारिक मात्रक होगा वो किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या निकालने को होगा, यानी कितनी ऊर्जा यूनिटों में खत्म हुई है उसको निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आपको ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बता दे रहे हैं। तो किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास वाट हो यानी जो भी पावर हो यानी विद्युत सामर्थ्य हो उसे लिखना है, जितने भी घंटे चलाए जाए उसको लिखना है, जितने भी दिन चलाए जाए उसको लिखना है, और उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, आपकी यूनिटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है,
एक चीज़ नोट कर लेना है कि यदि दिनों की संख्या ना दी हो तो उसे हम छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस दिन ना दिए जाए तो इस फॉर्मूले में आपको दिन को छोड़ देना है, सिर्फ वाट और घंटे लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे और आता है कि 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 किलोवाट को तोड़िए। तो यहाँ पे 1 किलोवाट को पकड़िए, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 किलोवाट की जगह पे क्या लिखा, 1000 वाट लिखा। फिर यहाँ पे इसको तोड़ा, यहाँ पे क्या लिखा, 1 घंटा। तो 1 किलोवाट को हमने 2 पार्ट में तोड़ा, 1 किलो का मतलब 1000 वाट कर दिया और यहाँ पे हमने घंटा अलग कर दिया, ठीक है। 1000 वाट को हमने ऐसे ही पेस्ट कर लिया। अब आपको बता दें कि जो 1 घंटा में जो हमारे सेकंड होते हैं वो 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से और गुणा। तो आपको घंटे को सेकंड में बदलना है तो आपको 2 बार 60 से गुणा कराना होगा, तो वो आपका सेकंड में हो जाएगा। तो हमने 1 घंटे को सेकंड में बदला तो 60 गुणे 60 से गुणा करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाट के यानी वैद्युत शक्ति के 2 मात्रक होते हैं, हमने आपको बताया थे, आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। P बराबर आपका W/T होता है, तो जिससे आपका W से जो कि W बना जूल है, जो कि ऊर्जा है, इसका मात्रक आपका जूल हो जाएगा, और T आपका समय है, इसके आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो आपका जो कि वाट है यानी शक्ति है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, या फिर क्या होता है, वाट भी होता है। दोनों मात्रक हमने आपको बताए थे। तो शक्ति के दोनों मात्रक होते हैं, जूल प्रति सेकंड भी होता है और वाट भी होता है। तो हमने क्या किया है कि वाट को हटा के हमने वाट वाला मात्रक ना लिख के जूल प्रति सेकंड वाला लिखा है। तो जहाँ पर वाट था वहाँ पे हमने चेंज करके जूल प्रति सेकंड कर दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 60 गुणे 60 कराएंगे तो ये 3600 सेकंड हो जाएंगे। फिर यहाँ से सेकंड और ये सेकंड कट जाएगा, और 3600 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के आगे ये 1 2 3 और ये 4 5 0 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर में अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो उसकी घातें बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक बाद हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे हम 6 घातें 10 की बना देंगे, तो ये हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आपके होंगे 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपका पूरा चैप्टर जो कि विद्युत धारा था पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा लेसन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फिजिक्स होगा, जो कि साइंस में आपका चुंबकीय प्रभाव जो कि लेसन होगा वो बचेगा, उसको भी हम यहाँ पे जल्दी करा देंगे, ताकि आपका पूरा कोर्स यहाँ पे जो कि फिजिक्स पोर्शन का है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें।